मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जोड़ तोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार तो बन गई। तमाम कवायदों के बाद किसी तरह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन 4 दिन के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे में सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को मलाईदार विभाग देने की डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक की थी। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के पास स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, श्रम और खाद्य विभाग थे। बताया जा रहा है कि सिंधिया ये विभाग अपने समर्थकों को दिलाने की जुगत में है। इन विभागों के अलावा कुछ अन्य अहम विभागों पर भी सिंधिया और उनके सहयोगी मंत्रियों की निगाहें हैं। पहले विस्तार में उनके करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कमलनाथ सरकार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण विभाग मिले, तो राजनीतिक गलियारे में इसे सिंधिया के प्रभाव से जोड़कर देखा जाने लगा। चर्चा यहां तक होने लगी थी कि अब वह बीजेपी के दबाव में है, लेकिन मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में अपने दर्जन भर समर्थकों को शामिल कराकर उन्होंने अपनी सियासी ताकत दिखा दी है। शिवराज कैबिनेट में 14 सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, जिनमें 9 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब मुश्किल यहां पर यह हो रही है कि कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जोड़ तोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार तो बन गई। तमाम कवायदों के बाद किसी तरह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को मलाईदार विभाग देने की डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक की थी। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के पास स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, श्रम और खाद्य विभाग थे। बताया जा रहा है कि सिंधिया ये विभाग अपने समर्थकों को दिलाने की जुगत में है। इन विभागों के अलावा कुछ अन्य अहम विभागों पर भी सिंधिया और उनके सहयोगी मंत्रियों की निगाहें हैं। पहले विस्तार में उनके करीबी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कमलनाथ सरकार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण विभाग मिले, तो राजनीतिक गलियारों में इसे सिंधिया के प्रभाव से जोड़कर देखा जाने लगा। चर्चा यहां तक होने लगी थी कि अब वह बीजेपी के दबाव में है, लेकिन मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में अपने दर्जन भर समर्थकों को शामिल कराकर उन्होंने अपनी सियासी ताकत दिखा दी। अब विभागों के बंटवारे को लेकर कवायदें जारी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं जारी है। पहले इस तरह की खबरें मिल रही थी कि जैसे ही वो भोपाल लौटेंगे, यानी कि आज का ही समय दिया जा रहा था कि आज देर शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह के विभागों के बंटवारे होने की कोई खबर नहीं मिल पाई है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी जुगत जारी है। पहले जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में तमाम कवायदों के बाद किसी तरह शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। पहले कांग्रेस इस बात पर सरकार को घेरने में लगी हुई थी कि आखिरकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। अब जैसे तैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है कि आखिर विभागों का बंटवारा क्यों नहीं किया गया। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल या फिर उसके अगले दिन विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 दिन बीतने को हो रहे हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस लगातार अब हमला बोल रही है। शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी कोशिश में है कि मलाईदार जो विभाग हैं वो उनके समर्थकों को मिल सके। उनके खेमे के जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें अहम विभागों का जिम्मा दिया जाए, इसके लिए वो तमाम जुगत में लगे हुए हैं। वहीं फाइनल लिस्ट के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली का दौरा भी किया है। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की है। विभागों के बंटवारे को लेकर उन्होंने तमाम तरह का मंथन किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तक दौड़कर जाना पड़ रहा है, चाहे
चाहे वो कैबिनेट विस्तार का मामला हो या विभागों के बंटवारे का मामला। शिवराज सिंह चौहान हर चीज में अभी केंद्र का सहयोग मांग रहे हैं, लगातार उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे का जो बीजेपी में आगमन हुआ है उससे मुश्किलें शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी इस मसले पर चर्चा के लिए समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, विभागों का बंटवारा आखिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इस तरह की खबरें मिल रही थी कि सोमवार देर शाम तक विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी दूर दूर तक इसकी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, ऐसा क्यों? विभागों का वितरण जो करने का काम है वो मुख्यमंत्री के जिम्मे है और मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज भी है और वो विचार विमर्श कर निर्णय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस बात को लेकर जरा सी रंचमात्र की भी चिंता नहीं है कि विभागों के वितरण को लेकर जैसा मीडिया में कयास चल रहा है या सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की कयासबाजियां दिखाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी स्थिति सामान्य है और मुख्यमंत्री जी सारे लोगों से विचार विमर्श और परामर्श करके बहुत जल्दी विभागों का वितरण कर देंगे। लेकिन सर, सवाल उठने तो लाजमी है ना। पहले कैबिनेट विस्तार में इतना समय लगा, तमाम तरह के कयास लगाए गए, चलिए जैसे जैसे कैबिनेट का विस्तार हुआ ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि उसके अगले दिन या फिर उससे अगले दिन विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ 4 दिन से भी ज्यादा समय होने को आया है और अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। ऐसा कोई उठना लाजमी है। नहीं उमेश जी, सवाल उठना लाजमी है, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि उन सवालों का आप जवाब दे पाए। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई कुछ नजर आ रही है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है इस कयासबाजी में। ना भारतीय जनता पार्टी के में कोई खींचतान इस बात को लेकर मची हुई है। बहुत समन्वय के साथ और बहुत आरामदेह स्थिति में इस सारे विभागों का बंटवारा जल्दी ही कर दिया जाएगा। और इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि विभागों का वितरण करने में समय लगता है, पर्याप्त रूप से विचार विमर्श किया जाता है, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और मुख्यमंत्री जी मुझे लग रहा है कि इस समय दिल्ली की यात्रा पर भी है और वे आएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कि मंत्रियों को अपने विभाग की जिम्मेदारियां प्राप्त हो जाएगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को लेकर जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उनमें भी किसी तरह की सच्चाई नहीं कि वो चाहते हैं कि जो मलाईदार विभाग है वो उनके समर्थकों के पास जाए? नहीं, ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का जो अभी खेमा शब्द मुझे लगता है कि उपयोग करना ही ठीक नहीं है। वे भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंग है। और जो मित्र लोग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वे सारे मित्र लोग भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के अविभाज्य अंग है। और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा बड़ा परिवार है जिसका विस्तार ज्योतिरादित्य जी के आने के बाद हुआ है। इस पूरे परिवार में बहुत समन्वय के साथ इन सारे निर्णयों का समाधान कर दिया जाए। ठीक है उमेश जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कांग्रेस से यदुनाथ सिंह तोमर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। यदुनाथ जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? पहले कैबिनेट विस्तार होने में इतना समय लगा, अब विभागों का बंटवारा होने में भी समय लग रहा है। हालांकि उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही है वैसा कुछ भी नहीं है, जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं जो इस चैनल को देख रहे हैं आपके माध्यम से, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं जी। दूसरी बात यह है मैडम, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कलह नहीं है, तो फिर अभी 4 दिन में जब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनके विभाग नहीं दे पा रहे ये लोग, उससे सिद्ध हो जाता है कि इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जबकि जब हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने मंत्रिमंडल की बोली थी शपथ, तो इनका आरोप था कि ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे, 3 दिन में ही कहने लगे थे। हम लोगों ने तो 3 दिन में मंत्रिमंडल के गठन के लिए में देरी हो रही थी, इनने मंत्रिमंडल का गठन 72 दिन में किया। उसके बाद अभी 5 दिन में जब ये मंत्रियों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, इससे सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी अपनी तानाशाही चला रहे हैं, शिवराज जी अपनी चला रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी अपनी चला रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा अपनी चला रहे हैं, सुभाष भगत अपनी चला रहे हैं, और सबके ऊपर मोदी और अमित शाह रहते हैं। वो कुआं कैसा गुड़ खाए रहते हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे था वो करना क्या है।
उमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो यदुनाथ सिंह जी, इसे फिर किस तरह से, अब आपको क्या लग रहा है इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है? क्योंकि विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि अपनी समस्याएं लेकर वो किस मंत्री के पास जाएं। अगर उस विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम किसी जनता से अटक रहा होगा तो किस तरह से वो अपनी समस्या का समाधान निकालेंगे? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि सत्ता लोलुप सिंधिया ने चुनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। जिसका चाल चरित्र ही शुरू से खराब है, तो उसको सत्ता की लोलुपता इतनी है कि वो ये चाहता है कि हर व्यक्ति इस सारे मलाईदार विभाग मेरे ही मंत्रियों को मिले, जिससे मैं भ्रष्टाचार की लूट मचा सकूं। जैसा कि सिंधिया जी की मंशा रहती है कि वो सत्ता की चाबी अपनी जेब में रखना चाहती है। वो सारे अहम विभाग, यदुनाथ जी, जब आपकी सरकार थी, यदुनाथ जी, जब आपकी सरकार थी तो सारे अहम विभाग कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक के पास ही थे, तब भी उनकी क्या ऐसी ही मंशा रही होगी? बिल्कुल, हमेशा से शुरू से। मैं तो पार्टी के फोरम के अंदर, जब सिंधिया जी हमारे पार्टी के नेता थे, तब भी मैं उनके खिलाफ ये बातें बताता रहा, क्योंकि हमारी पार्टी ने सिंधिया जी को इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, इतना प्यार और दुलार और सम्मान दिया कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की बात को भी उन्होंने कहते कह दिया कि चलो सिंधिया जी बड़े नेता है जो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। उस बात ऐसी पार्टी को जब सिंधिया ने धोखा दिया, मेरे को नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिनों तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा देंगे। अभी मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, यदि उन्हें मौका लग गया तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए काम करेंगे। वो पैसों पे बिकने वाले आदमी है सिंधिया। अगर इसी तरह से एक खींचतान चलती रही तो ये तो काफी लंबे समय तक अटका ही रहेगा, ऐसा ही लग रहा है। जिस तरह से पहले कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, अब विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे ये? का जो रवैया होता है, सिंधिया तानाशाही चलाना चाहते हैं। उनके भाषणों को देख लीजिए, उनकी बात करने की अदाएं देख लीजिए। एक समाज के सुधारक की आवाज नहीं है, समाज के शोषण करने वाले व्यक्तित्व की आवाज होती है, शोषक की आवाज होती है, पालक की नहीं। सिंधिया जी ने कभी पालक जैसी बात नहीं की। जब भी भाषण देते हैं तो कहते हैं मेरे 300 वर्ष के इतिहास। 300 वर्ष का क्या गुलामी का इतिहास? सिंधिया जी अंग्रेजों के गुलाम और पिट्टू रहे, उसका इतिहास कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोहराना चाहते हैं? बिल्कुल यदुराज सिंह जी, जब वो आपकी पार्टी में थे, सबक लें कि सिंधिया जी दल बदलू से दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। मंत्री बना रहे अपने, उनको ढंग से उनको दे दे आशीर्वाद। सिंधिया के कहने में रहेंगे तो सत्ता की चाबी 6 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, उस उपचुनाव में कमलनाथ जी की जोरदार वापसी होगी। ये 3 महीने का मंत्रिमंडल है, 100 दिन का। तो आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले उपचुनाव में जनता जवाब दे देगी? बिल्कुल, जनता जवाब देगी। जनता जानती है जनता के साथ आपने अन्याय किया है, धोखा किया है, सरासर गद्दारी की है। जिस जनता ने आपको वोट दिया, आपके माथे को के बाल पर टीका किया, उस जनता के साथ आपने अन्याय किया, उस जनता के साथ धोखा किया। जिस जनता ने आपको सर माथे बिठाया, आपकी पूजा की, आपकी वंदना की, उस जनता के साथ आपने जल भारत के साथ, आपने जनता जनार्दन के साथ धोखा किया। जो जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत और वंदन कर रही। ठीक है सर, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजू मालवीय जी, हम उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। राजू मालवीय जी, आखिर क्यों इतना टाइम लग रहा है विभागों का बंटवारा होने में? आप देखिए, पहले कैबिनेट विस्तार में इतना समय लगा दिया, उसके बाद अब विभागों का बंटवारा होने में समय लग रहा है। सवाल उठने लाजमी है। नहीं, सवाल उठने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि कोरोना के काल में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कोरोना से निपटने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, तब वे सरकार बचाने में लगे हुए थे। और जब हमारी सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे बाद ही कोरोना के संकट से हम कैसे निपटेंगे उस सारे विषय को लेकर उन्होंने उस विषय की प्राथमिकता दी। और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार होता रहेगा, बाद में हो जाएगा काम बढ़, लेकिन इस समय जो महामारी थी उससे हमें निपटना था। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद हमने एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया और अभी 2 दिन पहले हमने पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है।
बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मुझे लगता है आज रात में या कल सुबह तक विभाग भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक थी, उनका समय तय था, तो उन्हें वहां जाना आवश्यक था, क्योंकि वो प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मसला था, तो इसलिए वो वहां पे गए हैं। आप देखेंगे कि आज रात को या कल सुबह तक विभाग बढ़ जाएंगे। कि सिंधिया समर्थकों की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? कोई परेशानी नहीं है। और किस तरह से हम इसे देखेंगे राजू जी, किस तरह से हम इसे देखेंगे जिस तरह से विभागों का बंटवारा होना है? क्या जो पुराने रहे हैं आपके शिवराज सिंह चौहान के वो समर्थक कह लीजिए, या पुराने जो मंत्री रहे हैं उन्हें यथावत जगह दी जाएगी, या फिर कोई नया बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है इस बार? नहीं, देखिए, विभागों का बंटवारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है ना। उन्हें अपनी टीम में कहाँ किससे क्या काम लेना है ये वो तय करेंगे। उसको इस ढंग से कयास नहीं लगाना चाहिए कि इनको मिला या उनको मिला, ऐसा नहीं है। आदरणीय सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनके साथ जो भी लोग हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं अब भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए इफ एंड बट का सवाल ही उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने हमारी पार्टी में सदस्यता ली। यदुनाथ सिंह जी, मैं एक जवाब दूं आपको। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही रजो मालवीय जी ने, हमारी आदरणीय बहन ने, कि इसके लिए ये था कि हमने सरकार इसलिए नहीं गिरा दी कि कमलनाथ जी कुछ काम नहीं कर रहे थे। अरे भैया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा स्वास्थ्य मंत्री आपने वहां बेंगलोर में जाके बंद कर रखा था। खरीद फरोख्त में बकसूल थे, तब कमलनाथ जी ने उससे पहले बैठकें बुला ली, कोरोना के लिए काम करने लगे। तब नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कोई कोरोना वरोना नहीं है, कोरोना है। शिवराज सिंह जी कह रहे थे कोरोना क्या होता है, हल्का सर्दी खांसी जुकाम होता है। ये शिवराज सिंह जी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। आदरणीय शिवराज सिंह के वचन सुनो, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा के वचन सुनो। उसके बाद जब कोरोना के बाद आपने सरकार बना ली, तो उसके बाद आप हमेशा इसी पे लगे रहे कि सरकार कैसे बने। और यदि सिंधिया जी अपने परिवार का और शिवराज सिंह जी के विवेकाधिकार की बात है मुख्यमंत्री की, तो विवेकाधिकार लेने के लिए हमको 120 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती। विवेकाधिकार 1 घंटे में होता है। बिल्कुल, उसके लिए दिल्ली के दौरे की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यदुनाथ जी, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो मध्य प्रदेश की सियासत अभी भी गरमाई हुई है। आपको बता दें कि पहले जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस के निशाने पर थी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, तो वहीं अब विभागों के बंटवारे को लेकर निशाने पर है। 5 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः कल विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। खैर, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा कि विभागों के बंटवारे में क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं शिवराज सिंह चौहान को, कब तक विभागों का बंटवारा हो सकता है और किसको किस तरह से तरजीह दी जाती है, ये भी काफी कुछ जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से यूपी की सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटों पर सिमट जाने वाली बसपा को यूपी में फिर से खड़ा करने की मंशा को लेकर मायावती आधा दर्जन से अधिक बार संगठन को बदल चुकी हैं। अब जबकि अगला विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 वर्ष का समय रह गया है, मायावती ने नए सिरे से बसपा
बसपा संगठन को तैयार करना शुरू किया है। खास बात यह है कि कई वर्षों से उपेक्षित पड़े वरिष्ठ नेता जो दूसरे प्रदेशों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें फिर से मंडलों में बसपा की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि अब मायावती तैयारियों में जुट गई हैं। वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर मायावती ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने संगठनात्मक तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। जो कई वर्षों से उपेक्षित थे वरिष्ठ नेता बसपा के, जिन्हें दूसरे प्रदेशों के प्रभारी के रूप में काम दिया गया था, उन्हें फिर से मंडलों में बसपा की संगठनात्मक जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो 2012 के विधानसभा चुनाव से यूपी की सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटों पर सिमट जाने वाली बसपा को यूपी में दोबारा खड़ा करने की मंशा लेकर मायावती आधा दर्जन से अधिक बार संगठन को बदल चुकी हैं। अब जबकि अगला विधानसभा चुनाव 1.5 वर्ष का समय रह गया है अगले विधानसभा चुनाव में, तो मायावती ने नए सिरे से बसपा संगठन को तैयार करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कई वर्षों से उपेक्षित पड़े वरिष्ठ नेता जो दूसरे प्रदेशों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें फिर से मंडलों में बसपा की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यूपी में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसपा ने जहां अपने मंडलों में संगठनात्मक जिम्मेदारी अपने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है, वहीं हम बात कांग्रेस की करें तो लगातार कांग्रेस भी अब नए सिरे से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। प्रियंका गांधी जहां लगातार सरकार पर हमलावर होकर रोज नए मुद्दे खड़े कर रही है, जनता के हितों की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रोजाना नए नए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी सियासी भूमि को बनाए रखने के लिए, खुद को अस्तित्व में बचाए रखने के लिए तीनों जो पार्टियां हैं वो इस समय जुटी हुई हैं। बसपा की हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, जहाँ मायावती ने आज मंडलों के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। ये जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये जिम्मा होगा कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, बसपा की जो योजनाएं हैं, बसपा की जो नीति है वो लोगों तक पहुंचाए और लोगों का फिर से वो जुड़ाव बसपा के साथ हो सके। ये तमाम कोशिशें अब बसपा के इन संगठनात्मक जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर दी गई है। ये तमाम कोशिशें अब की जाएंगी। 2022 का विधानसभा चुनाव है, यूपी में 1.5 वर्ष का लगभग ये समय रह गया है, तो ऐसे में मायावती ने अपनी पूरी कमर कस ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बसपा को एक डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव हो रही है और 2022 में चुनाव है, कहीं ना कहीं बीएसपी भी अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है, जो कि सीधे तौर पे कुछ मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है, लेकिन बसपा का जो सीधे तौर पर रोल है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के फेवर में है और राज्य सरकार पे भी ज्यादा कटाक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर और जो पिछले वोट बैंक पर जो कांग्रेस हावी हो रहा है, लगातार उसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा बना हुआ है और बीएसपी लगातार उसकी तैयारी कर रही है। और 2022 के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं बीएसपी एक्टिव है और जो बिहार में चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीएसपी लगातार एक्टिव है। देखिए, बीएसपी अगर हम बात करें इस लोकसभा चुनाव के पिछले लोकसभा चुनाव पे कहीं ना कहीं बीएसपी का जो ग्राफ है वहां से गिरना शुरू हुआ और फिर ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीएसपी जो अपनी सुरक्षित सीटें थी वो भी बचाने में नाकाम हुई है और बीएसपी के लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव एक अहम मुद्दा है और बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से फॉर्म में पार्टी आएगी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सत्ताधारी जो दल रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही है सुश्री मायावती, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर सीधे तौर पे फॉर्मूला सफल हो गया और कहीं ना कहीं 2022 का जो इलेक्शन है वो सफल हो गया, जो बीएसपी का एजेंडा है उसको लेकर के जो बीएसपी एक्टिव है वो 2022 में सीधे तौर पर बीएसपी अपने ग्राफ तैयार कर रही है और बिहार के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, जमीनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और सीधे तौर पर 2022 के लिए अगर हम कहें उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तो बीएसपी तैयारी कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल पुनीत, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है कि हर मंडल के लिए उन्होंने एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मा सौंपा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बताया जा रहा है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे बीएसपी के जो काफी समय से उपेक्षित थे, अब उन्हें मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
देखिए सीधे तौर पर पल्लवी, जो बीएसपी के काम करने की स्ट्रेटेजी है, अन्य पार्टियों की स्ट्रेटेजी है कि वो विधानसभा क्षेत्र पर काम करती है और बीएसपी के करती है। जो उसका मंडल कोऑर्डिनेटर होता है, सीधे तौर पर उनकी रिपोर्ट मुख्यालय यानी कि सुश्री मायावती तक सीधे पहुंचती है और उसके आधार पर काम किया जाता है, आगे की प्लानिंग करी जाती है। उसके आधार पर तय किया जाता है कि कहां से सीट निकालना आसान है और कहां पर निकालना मुश्किल है। उसके लिए मंडल प्रभारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिसमें कई बड़े नाम हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है और मंडल स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं पंचायत चुनाव से ये ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि बीएसपी के फेवर में लोग कितना है और 2022 को लेकर के जिस तरीके से बीएसपी तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं मंडल खासा जरूरी है, क्योंकि मंडल अगर मजबूत होंगे तो विधानसभा क्षेत्र मजबूत होंगे। बीएसपी की शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि मंडल पर काम किया जाए और जो मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं उनकी रिपोर्ट सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पुनीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब यूपी में आने वाले चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि उन्होंने हर मंडल के स्तर पर एक अधिकारी, एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त किया है, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती को तमाम जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा। आपको बता दें किस तरह से सियासी जमीन अभी बसपा की वहां पर नजर आ रही है। ये तमाम जो सूचनाएं हैं वो अब डायरेक्टली मंडल से बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलेंगी। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी पुनीत, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो कितनी कुछ जमीन बची हुई है अब बसपा की? सियासी जमीन अगर यहाँ हम टटोलें तो क्या कुछ रह गया है अब बसपा के पास? देखिए सीधे तौर पर बसपा के हाथ में अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो बहुत कुछ बसपा के हाथ में नहीं रह गया। इसके लिए जरूरी है कि मंडल लेवल पर, यहाँ तक कि गांवों लेवल पर और जिले लेवल पर समीक्षा करी जाए। और बसपा की शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि मंडल लेवल पर काम किया गया है और मंडल कोऑर्डिनेटर जो बनाए जाते हैं उनकी रिपोर्ट सीधे सुश्री मायावती तक यानी मुख्यालय तक होती है और वापस वही काम शुरू किया जा रहा है। मंडल लेवल पर तैयारियां शुरू करी जा रही है और 2022 की जमीन शुरू करी जा रही है। 2022 के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया था, पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था, कहीं ना कहीं वो काफी भारी पड़ा है और जो सुरक्षित सीटें थी वो भी बसपा के हाथ से निकल गई है। और ऐसे में बसपा अपनी पुरानी प्लानिंग पर चल रही है और मंडल लेवल पर समीक्षा करके इस पंचायत चुनाव में जो होने वाले हैं उनको लेकर के बीएसपी ये जानना चाहती है कि कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो कहां पर सुरक्षित है और कहां पर असुरक्षित है। उसको लेकर के आगे 2022 की प्लानिंग की जाएगी। गांव गांव तक बीएसपी की पहुंचने की पहल है और वो मंडल लेवल पर ही कहीं ना कहीं वाकिफ हो सकता है, क्योंकि मंडल लेवल पर अगर कस के मेहनत करी जाएगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है, तो कहीं ना कहीं जीत आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, तो क्या इस दौरान बसपा से लोगों को जोड़ने की भी कवायद की जाएगी? देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट बैंक था, जो सुरक्षित वोट बैंक था, जिसके आधार पर बसपा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती थी, उस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी करी, कुछ बची सीटों पर सपा ने सेंधमारी करी और वहां पर कांग्रेस भी हावी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन वोट बैंक को सुरक्षित बचाना बीएसपी की जिम्मेदारी है। उसको लेकर के मंडल स्तर पर जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं और कहीं ना कहीं 2022 की तैयारी है और सीधे तौर पर बीएसपी 2022 के लिए अपना ग्राफ तैयार कर रही है, अपनी जमीनी तैयारी कर रही है और जो जमीनी स्तर जो पंचायत चुनाव में रिजल्ट निकल करके आएगा उसके बाद तैयारियां और तेज करी जाएंगी। और जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीएसपी को जीतने में मुश्किल राहों का सामना करना पड़ेगा, वहां पर स्ट्रेटजी में बदलाव किया जाएगा और स्ट्रेटजी में सीधे तौर पर अहम लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ताकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीएसपी को जीत हासिल हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है, वो जमीन टटोलने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए हर मंडल स्तर पर उन्होंने एक जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति की है, जो कि उन्हें तमाम जो सूचनाएं हैं कि किस तरह से क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, बसपा की क्या कुछ सियासी जमीन बची हुई है, ये जो तमाम अहम जानकारियां हैं वो सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद आगे की रणनीति ये तय की जाएगी कि किस तरह से विधानसभा चुनावों में किन मुद्दों के साथ उन्हें उतरना है। तो अब तमाम कोशिशें, तमाम जोड़तोड़ में बसपा सुप्रीमो मायावती जुट गई हैं। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।